सन 2008 में एक लड़का अपनी गाड़ी को लेकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए मेन रोड तक जा रहा था। तभी उसे रोड के साइड में एक बहुत ही अजीब सा जानवर मरा हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी गाड़ी वहीं साइड में रोकी, उस जानवर को देखने के लिए गया कि कहीं वो जिंदा ना हो या फिर उसको कहीं उसकी जरूरत ना हो। बट जैसे ही उसने नीचे झुककर उस जानवर को देखने की कोशिश करी, उतने में ही उसको पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही इस आवाज को सुनते ही उस लड़के ने पीछे घूमकर देखा, तभी सब कुछ उसकी आंखों के आगे से ब्लैकआउट हो चुका था। लिटरली उसके आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। इस पूरे इंसिडेंट की एंडिंग इतनी ज्यादा ट्विस्ट से भरी हुई है कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लिटरली आप ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता / मानती, बट हाँ फिर भी ये सब कुछ हुआ। और आप भी जरा लाइक बटन के ऊपर थोड़ा सा झुककर उसे देखिए, क्या कहीं उसको दबाने से कोई आवाज तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, और अगर नहीं आ रही तो भी लिखें, बट लाइक बटन के ऊपर जरूर दबा दें। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से कस्बे बजरी में जाना पड़ेगा। और समय आ चुका था सन 2008 का, जब यहीं बजरी में ही एक 22 साल का लड़का अपने पूरे परिवार के साथ इस छोटे से कस्बे में अपनी जिंदगी काट रहा था। जिस जगह पर जूलियन का घर बना हुआ था, उस इलाके में आसपास 1200 एकड़ की प्रॉपर्टी इसी परिवार की थी। बट ज्यादातर इस प्रॉपर्टी में यहाँ जंगल ही जंगल खड़ा हुआ था, और इसी जंगल की गहराइयों में इनको एक झरना भी अपने प्रॉपर्टी के अंदर बहता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश। और टाइम पर ये पूरा परिवार इस झरने पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। खैर यहाँ बजरी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर चर्चिल नाम के एक और छोटे से शहर में एक 17 साल की कैरोलीन नाम की लड़की अपने परिवार के साथ वहां रह रही थी। और एक्चुअल में इस कैरोलीन का अफेयर चल रहा था बजरी में रहने वाले जूलियन के साथ। सन 2006 में जूलियन और कैरोलीन वहीं के एक चर्च में मिले थे। दोनों कट्टर क्रिश्चियन, हर संडे इनको चर्च भी जाना हुआ करता था। तो वहीं पर इनकी मुलाकात हुई, और अब इनके रिलेशनशिप को तकरीबन 2 साल के आसपास का टाइम बीत चुका था। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि जैसे ही कैरोलीन 18 साल की हो जाएगी, ये दोनों शादी कर लेंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे सेटल करेंगे। 3 मार्च 2008 की रात को आपस में बात करते हुए जूलियन और कैरोलीन के बीच में डिसाइड हो चुका था कि वो 4 मार्च की सुबह सुबह ही एक पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे उसी झरने पर, जहां ये लोग पहले भी जाया करते थे, जूलियन का परिवार। और यहीं पर ये दोनों लोग अब जाने वाले थे। इनका प्लान था कि वहां थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और इनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। खैर 4 मार्च की सुबह हो चुकी थी। अब जैसा कि प्लान था, सुबह सुबह उठते ही बजरी में रहने वाले जूलियन ने अपने आप को तैयार किया। वो नहा धोकर अब रेडी हो चुका था। घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी उठाई और सीधा ड्राइव करते हुए 30 किलोमीटर दूर चर्चिल में गया। वहां जाकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलीन को उठाया। अब दोनों गाड़ी में बैठकर वापस जूलियन की प्रॉपर्टी में आ चुके थे, और यहीं से इनको वो रास्ता पकड़ना था जो इस प्रॉपर्टी की गहराइयों से होते हुए, जंगल से होते हुए उसी झरने पर जाने वाला था। जूलियन ने अपनी गाड़ी घुमाई, उस कच्चे रास्ते से होते हुए वो जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल काफी अब घना हो चुका था। उस जंगल के बीच में से गाड़ी चलाते हुए जैसे ही थोड़े से और आगे की तरफ कच्चे रास्ते पर पहुंचे, एक वहां टर्न आया, और टर्न होते ही गाड़ी चला रहे जूलियन ने अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलीन से कहा कि क्या तुमने अभी रोड के साइड में उस जानवर को मरे हुए देखा। बट यहाँ कैरोलीन ने मना कर दिया कि नहीं यार, मुझे तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। बट यहाँ जूलियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि क्या पता उस जानवर को उसकी जरूरत हो या फिर वो उसकी मदद कर सके। बट यहाँ कैरोलीन ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है वो मर चुका हो और उसको काफी टाइम बीत चुका हो। यहाँ मरे हुए जंगली इलाका है, ऐसे जानवर तो यहाँ मरते रहते हैं। तुम छोड़ो उस चीज को, तुम अपना आगे चलो, झरने पर जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी वापस घर भी आना है। खैर जूलियन ने भी इस चीज को इग्नोर किया। जूलियन और कैरोलीन अपनी गाड़ी चलाते हुए उस कच्चे से रास्ते पर आगे की तरफ, अब झरने की तरफ पहुंच चुके थे। झरने पर पहुंचते ही जूलियन ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। पीछे डिग्गी में इन्होंने खाने पीने का काफी सारा सामान रखा हुआ था। जूलियन ने डिग्गी खोली, उसके अंदर से सारे सामान बाहर निकाला और एक एक करके सारा सामान को झरने के किनारे पर ले जाकर वहां आराम से बैठ चुके थे। दोनों आपस में खाते खाते बातें करने लगे, एंजॉय कर रहे थे। बट इनका प्लान था कि 2:30 बजे से पहले पहले उनको इस जगह से वापस भी निकलना है। 3 बजे तक उनको घर भी पहुंचना है, क्योंकि ये दोनों ही लोग अपने घर पर ये बोल कर आए थे कि वो 3 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। अब नियरली दोपहर के 2:30 बज चुके थे, और 2:30 बजते ही इन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा कि चलो यार, अब टाइम हो चुका है, सारा सामान वापस पैकअप करो, गाड़ी के अंदर रखो, हमें तुरंत घर यहाँ से निकलना होगा, हमें घर भी जाना है, हमारे पेरेंट्स हमारी वेट कर रहे होंगे। जूलियन ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है। सारा सामान उन लोगों ने पैक किया, गाड़ी की डिग्गी को वापस खोला, सारा सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे। जूलियन अब गाड़ी वापस चलाने लगा। उसने वापस गाड़ी को घुमाया और उसी कच्चे रास्ते से होते हुए अब जंगल की तरफ जाने लगा। और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर चलानी शुरू करी, जूलियन को याद आया कि आते आते उसने एक मरा हुआ जानवर इसी रोड के किनारे पर देखा था। तो जैसे ये चीज उसको याद आई, उसने अपनी गर्लफ्रेंड
साइड में बैठी हुई कैरोलिन से कहा कि कैरोलिन, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं 5-7 मिनट रुक कर साइड में गाड़ी लगाकर उस जानवर को देख लूं, क्या पता वो जानवर अभी जिंदा हो और हम उसकी कुछ मदद कर पाएं। कैरोलिन अब फिर से उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, यार तुमको इतना बाबूजी क्यों बनना है, तुम सीधा अपने घर क्यों नहीं लेते, हमें घर जल्दी जाना है, हमारे पेरेंट्स हमारी वेट कर रहे होंगे। बट जूलियन ने काफी ज्यादा इंसिस्ट किया कैरोलिन को कि इसमें सिर्फ 2-4 मिनट ही लगेंगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज मुझे जाकर एक बार चेक करने दो। कैरोलिन भी अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसने कहा ठीक है तेरे को जो करना हो जल्दी कर, बट हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, 3 बजे तक हमें घर भी पहुंचना है। जूलियन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें टाइम से घर पहुंचा दूंगा। अब जूलियन उस किनारे पर ध्यान से देखता हुआ चल रहा था जहां उसको आते टाइम पर वो जानवर मरा हुआ दिखाई दिया, बट पूरा रास्ता क्रॉस हो चुका था, उसको वो जानवर कहीं भी मरा हुआ दिखाई नहीं दिया। अब वो जंगल भी शुरू होने वाला था जिसको क्रॉस करके उनका घर आ जाता, बट इससे पहले कि वो जंगल की तरफ पहुंचते, जंगल के किनारे पर ही जस्ट खड़ा होकर, वो जो रोड वहां खत्म होता है और जंगल शुरू होता है, उसी जस्ट किनारे पर इस जूलियन ने गाड़ी रोकी और कैरोलिन की तरफ देखते हुए कहा कि कैरोलिन, जाते टाइम तो हमें वो जानवर यहीं रोड के किनारे पर मरा हुआ दिखाई दिया था, बट अब आते टाइम मैंने अच्छे से देखा, बट अभी वो जानवर यहाँ है ही नहीं, आखिर वो जानवर कहाँ गया। कैरोलिन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर चला गया होगा, आई थिंक वो ठीक हो गया होगा, वो मरा नहीं होगा, वो सो रहा होगा यहाँ पर। बट यहाँ जूलियन इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि नहीं यार वो जानवर यहाँ मरा हुआ था, मैंने अच्छे से देखा था, उसका पेट भी काफी ज्यादा फूला हुआ था और शायद यहाँ पर यह हो सकता है कि हमारा उसके ऊपर अब ध्यान ना गया हो और वो पीछे ही रह चुका हो। कैरोलिन ने तब घूमकर जूलियन की तरफ कहा कि हाँ बताओ फिर अब क्या करने का प्लान है, तुम क्या करके मानोगे। जूलियन ने कहा कि मुझे एक बार थोड़ा सा टाइम दो, मैं गाड़ी यहाँ साइड में रोकता हूँ और पीछे जाता हूँ खुद ही पैदल और जल्दी से जल्दी उस जानवर को देख कर आता हूँ कि क्या पता उसको मेरी जरूरत हो। कैरोलिन ने कहा कि जो भी करना हो जल्दी करना, हमें 3 बजे से पहले घर भी वापस पहुंचना है। तुरंत यहाँ जूलियन ने गाड़ी को साइड में पार्क किया। कैरोलिन गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी, उसने गाड़ी को बंद किया, खुद गाड़ी से बाहर निकला और जस्ट कैरोलिन के आंखों के सामने अब वो जूलियन गाड़ी से वापस पीछे जा रहा था पैदल उस जानवर को देखने के लिए। बट जिस जगह पर जूलियन ने इस गाड़ी को रोका था, उस जगह पर जस्ट कुछ कदम चलने पर ही एक मोड़ सा था, खड़ा मोड़। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति पैदल चलते हुए उस मोड़ को क्रॉस कर दे तो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति उसको देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बीच में मोड़ आ जाएगा। और यहीं पर कैरोलिन ने भी जूलियन को जाते हुए देखा उस मोड़ तक ही, बट जैसे ही जूलियन चलता चलता उस मोड़ से मुड़ा, उसके बाद जूलियन उसको दिखाई नहीं दिया। कैरोलिन अब गाड़ी में बैठकर वेट कर रही थी, वो बार बार जो गाड़ी का साइड व्यू मिरर होता है उसके अंदर देख रही थी कि क्या पीछे से जूलियन उसे आता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। बट अब 4, 5, 6, 10 मिनट बीत चुके थे, बट अभी भी जूलियन वापिस से नहीं आया। दूसरी तरफ जैसे ही जूलियन इस गाड़ी से उतरा था और उस रोड को क्रॉस करते हुए उस मोड़ से होते हुए आगे की तरफ गया, उसी रास्ते पर जहां उसे वो जानवर मरा हुआ दिखाई दिया था, थोड़ी आगे चलने पर उसे वही जानवर फिर से साइड में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो जैसे उसने उस जानवर को देखा, वो उसके पास गया, वहां बहुत सारी टहनियां उस जानवर के ऊपर पड़ी हुई थी। तो यहां जूलियन ने सोचा कि हो सकता है इन्हीं टहनियों की वजह से मुझे आते टाइम ये जानवर यहां पड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। खैर उसने उन टहनियों को हटाया और नीचे झुककर उस जानवर को देखने लगा। बट इससे पहले कि वो जान पाता कि आखिर ये कौन सा जानवर है और इस जानवर के साथ आखिर यहां क्या हुआ है, उससे पहले ही जूलियन को पीछे से किसी के पैरों के चलने की आवाजें सुनाई दी। जैसी ये चीज जूलियन के कानों में पड़ी, जूलियन का ध्यान उस जानवर को छोड़कर पीछे की तरफ गया और जैसे ही उसने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया ये देखने के लिए कि आखिर वो पैरों की आवाज किसकी है, उतने में ही सब कुछ ब्लैक आउट हो चुका था। मतलब कोई था व्यक्ति जिसने बहुत जोर से जूलियन के सिर पर पीछे से वार किया था और इसी वार लगने की वजह से ये चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि जूलियन मौके पर ही बेहोश हो चुका था। एट द सेम टाइम जूलियन की गर्लफ्रेंड कैरोलिन वो बार बार साइड व्यू मिरर की तरफ देख रही थी, कहीं से उसे जूलियन वापस आता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि वो बार बार घड़ी में देख रही थी 3 बजने ही वाले थे, उसको घर भी वापस जाना है। यहाँ से घर उसका तकरीबन 30 से 31 किलोमीटर दूर, उसको रास्ता भी तय करना था और घर जाने में भी टाइम लगने वाला था। बट वो अपने घर पर 3 बजे तक का ही नाम लेकर आई थी, उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी जूलियन की इस हरकत से कि वो उतर कर ही क्यों देखने गया उस जानवर को। खैर 3 बजते बजते अब 3 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब जो वो परेशानी थी कैरोलिन की, वो परेशानी अब चिंता में बदल चुकी थी, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी जूलियन को वहां से गए हुए और जूलियन अभी तक वापस नहीं आया। जिसके बाद खुद कैरोलिन ने गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी से बाहर निकली, गाड़ी के बाहर खड़े होकर उस मोड़ की तरफ देखने लगी कि कहीं से जूलियन उसे आता हुआ दिखाई दे जाए। बट जूलियन नहीं आया। 2-3 मिनट तक वहीं गाड़ी के बाहर खड़ा होकर वेट करने के बाद कैरोलिन खुद गाड़ी को छोड़कर उस मोड़ की तरफ गई, ये देखने के लिए कि आखिर जूलियन है कहां पर। बट जैसे
जैसे ही कैरोलिन चलते चलते उस मोड़ को क्रॉस करके सामने रोड की तरफ देखने लगी, तभी उसे रोड के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही अजीब सी चीज खड़ी हुई दिखाई दी। ये चीज जैसे ही इस कैरोलिन ने देखी, वो चिल्लाना चाह रही थी बट वो चिल्ला नहीं पाई। उसको इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसको उस टाइम पर समझ ही नहीं आया कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो भागना चाह रही थी बट वो चीज उसके इतनी ज्यादा पास थी, इतनी ज्यादा क्लोज थी कि उसको भागने में भी डर लग रहा था। और सेकंड्स में ही, कुछ ही सेकंड्स में, जैसे ही इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, वो चीज बहुत तेजी से भागती हुई इस कैरोलिन की तरफ आई और जस्ट अब सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका था। शाम के तकरीबन 3:30 बज चुके थे। जूलियन के घर पर जूलियन की मां को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि उसका बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो अपनी प्रॉपर्टी में ही गया हुआ था झरने के पास, बट अभी तक दोनों ही नहीं लौटे। एक्चुअल में जूलियन बताकर गया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर उस झरने पर जा रहा है, बट दोनों ही अभी तक नहीं आए। जूलियन की मां को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। वो अपने घर से बाहर आकर देखने लगी कि आखिर जूलियन की गाड़ी घर के बाहर खड़ी है या नहीं खड़ी, या फिर जूलियन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। बट घर के बाहर ना ही जूलियन था ना ही उसकी गाड़ी, जिसको देखकर और भी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। वो और ज्यादा घर के बाहर निकली। जस्ट ड्राइववे को भी क्रॉस करते हुए वो सड़क के ऊपर खड़ी होकर ही इधर उधर देख रही है कि कहीं से उसको जूलियन की गाड़ी आती हुई दिखाई दे, बट उसको कहीं भी गाड़ी आती हुई नहीं दिखाई दी। 3-4 मिनट तक इधर उधर देखने के बाद वो वापस घूमी अंदर आने लगी। बट एट द सेम टाइम सड़क के ऊपर जो उन्होंने अपनी फेंस लगा रखी थी प्रॉपर्टी की, उस फेंस के अंदर जूलियन की मां को एक बोतल फंसी हुई दिखाई दी। ये बोतल अभी तक तो नहीं थी क्योंकि थोड़ी देर पहले भी जूलियन की मां यहां पर आई थी, बट अब एकदम से बोतल कैसे आ गई। तो जैसे ये चीज इस जूलियन की मां ने देखी, उसको बहुत अजीब सा लगा कि ये बोतल कौन फंसा कर चला गया, इसको बाहर निकालो। जूलियन की मां उस बोतल के पास गई, उसने उस बोतल को खींचा जिसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं था, वो बोतल खाली थी। तो जैसे ही जूलियन की मां ने उस बोतल को बाहर की तरफ खींचा, उसके अंदर उसको एक कागज का टुकड़ा अंदर ही ऐसे लहराता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे ये चीज उसने देखी, बहुत अजीब सा लगा कि आखिर इसके अंदर ये पेपर क्या है, ये किस चीज के लिए है, कौन यहाँ पर इसको छोड़ कर गया है। जूलियन की मां ने उस बोतल का ढक्कन खोला और उसको ऐसे झटका कर उसके अंदर से वो पेपर का टुकड़ा बाहर निकाला, नीचे उस बोतल को डंप किया और उस पेपर को धीरे धीरे कर खोलने लगी। और जैसे जैसे जूलियन की मां उस पेपर के अंदर लिखे हुए चीजों को पढ़ रही थी, जूलियन की मां की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। उसके अंदर एक क्लियरली लिखा हुआ था कि ये नोट जूलियन के परिवार के लिए ही भेजा गया है, और उसी नोट के अंदर लिखा हुआ था कि एक्चुअल में जूलियन और ये कैरोलिन दोनों किडनैप हो चुके हैं। और उसके अंदर सिंपली एक ही डिमांड लिखी गई थी किडनैपर्स के द्वारा, जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अगर आप लोग जूलियन और कैरोलिन को वापस जिंदा देखना चाहते हैं, अपने घर पर सही सलामत आ जाए, ये चीज देखना चाहते हैं, तो बस आप पुलिस वालों को नहीं बताना कि जूलियन और कैरोलिन दोनों किडनैप हो चुके हैं। ये चीज पढ़ते ही जूलियन की मां इतनी ज्यादा टेंशन में, वो घर के अंदर भागते ही सीधा अपने हस्बैंड के पास गई। उनको दिखाया जाकर कि जूलियन और कैरोलिन के साथ क्या हो चुका है। ये नोट पढ़ते ही ये दोनों लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। वो बार बार इस नोट को पढ़ रहे थे, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किडनैपर कौन हो सकता है। क्योंकि इस नोट के अंदर बहुत ही अजीब सी इंग्लिश लिखी गई थी, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स, और इसके अलावा ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में ONA लिखा हुआ था। इसके अलावा इस ONA के बराबर में एक बहुत ही अजीब सा रिचुअलिस्टिक या फिर कल्ट वाला साइन बनाया गया था। जैसे ये चीज जूलियन के माँ बाप ने देखी, इन्होंने फाइनल कर लिया था कि नहीं, बेशक इस नोट में लिखा हुआ है कि पुलिस को मत बताना, बट हम तो पुलिस को बताएंगे। तुरंत ही जूलियन के पिता ने फोन उठाकर पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, आप तुरंत घर पर आ जाइए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, उनको वो नोट दिखाया गया और पुलिस वाले भी अब सोचने लगे कि आखिर इस ONA का मतलब क्या है। उन्होंने जल्दी ही नेट के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर ये ONA होता क्या है। तो असल में ये ONA ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेरहम एक कल्ट ग्रुप है, जिसकी फुल फॉर्म थी ऑर्डर ऑफ 9 एंगल्स। और जब पुलिस वालों ने इस ग्रुप के बारे में, इस ONA के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करी, तो उनको यही पता चला कि ये ONA सिंपली तौर पर एक ही चीज़ के ऊपर काम करता है, और वो है कि क्रिश्चियन लोगों को अपना दुश्मन मानना। जी हाँ, इस ONA ग्रुप का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितना हो सके वो इस दुनिया से इन क्रिश्चियन लोगों को मिटाते जाएं। सिर्फ यही एक मोटिव लेकर ये ONA ग्रुप ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि यूरोप, रशिया और साथ ही अमेरिका में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। और यहाँ तक कि ये लोग अपनी एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं, और बहुत ही बार ये चीज देखी गई है कि लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं, और ये लोग धर्म के नाम पर लोगों की जान लेने में भी बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते। 1% भी ये लोग नहीं हिचकिचाते किसी भी क्रिश्चियन व्यक्ति को मारने में। अब क्योंकि ये कैरोलिन और जूलियन का दोनों का ही परिवार बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन, अब ये दोनों लोग यानी कि दोनों बच्चे कैरोलिन और जूलियन अब इन ONA वालों के हाथ लग चुके थे। तो अब इसका परिणाम ये पुलिस वाले भी समझते थे कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हो सकता है।
है। ये नोट और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते ही पुलिस वालों को अभी तक भी लग रहा था कि हो सकता है किसी ने हमारे साथ ये प्रैंक किया हो, क्योंकि इस तरीके से दो बच्चों को किडनैप करना कोई हलवा तो नहीं है, और वो भी उनकी खुद की ही प्रॉपर्टी से। ये जरूर हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। बट इसी टाइम पर जूलियन के पिता ने पुलिस वालों को रोका कि नहीं 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 जनाब, यहां आप गलत हैं। इस नोट को देखकर मुझे विश्वास हो चुका है। क्योंकि तकरीबन 10 दिनों पहले ही मुझे मेरी मेल आईडी के ऊपर एक मेल आया था, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सिंबल बना हुआ था, और उसके अंदर भी मुझे धमकी दी गई थी कि हम तुम्हें कभी भी उठा सकते हैं, तुम्हारे परिवार को कभी भी खत्म कर सकते हैं। उस टाइम पर मुझे लगा कि हो सकता है ये लोग प्रैंक कर रहे हो, बट आज ये जो चीज हमारे साथ हुई है, हमारे बच्चों को उठा लिया गया है, अब हमें सच में लग रहा है कि ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है। ये चीज सुनते ही पुलिस वालों ने इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और बहुत ही बड़े पैमाने पर जूलियन और कैरोलिन की सर्च शुरू कर दी गई। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स इस जंगल के ऊपर उड़ उड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनको कहीं जूलियन और कैरोलिन दिखाई देते हैं नहीं देते। बट बहुत बड़े पैमाने पर खोज करने के बाद भी जूलियन और कैरोलिन दोनों का ही कुछ पता पुलिस वालों को नहीं चला। तकरीबन 7 दिन बीत चुके थे, यानी कि 11 मार्च 2008 की सुबह सुबह इस बजरी शहर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एल्पाइन नेशनल पार्क में एक छोटा सा किसान अपनी गाड़ी लेकर जब पास ही के अपने खेतों में जा रहा था, तभी गाड़ी चलाते चलाते कच्चे रास्तों पर उसे सामने सड़क के ऊपर 2 लोग खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये बजरी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है एल्पाइन नेशनल पार्क। उसी रोड पर चलते चलते जैसे इस किसान ने देखा सामने कि 2 लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने एक भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहना हुआ, ये ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो जैसे ही वो किसान गाड़ी चलाते चलाते उन दोनों लोगों के पास पहुंचा, उसने अपना शीशा नीचे किया और पूछने लगा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तब उन दोनों लोगों ने बताया कि देखो, हमारा नाम जूलियन और कैरोलिन है और हमें किडनैप कर लिया गया था, आप प्लीज हमें यहां से तुरंत बचा लीजिए, हमें तुरंत यहां से पुलिस वालों के पास ले चलिए या फिर किसी हॉस्पिटल में ले चलिए। जैसे ये चीज उस किसान ने सुनी, उसने तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर इन दोनों को बैठाया, तुरंत पास ही के हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा और तुरंत ही हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे उनको 2 लोग मिले हैं जिनकी हालत कुछ ऐसी है। लोकल पुलिस बहुत जल्दी से उस हॉस्पिटल में गई, अंदर जाकर जूलियन और कैरोलिन वाला कमरा ढूंढा, उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गए और पूछने लगे कि हाँ भाई बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ इस तरीके से नग्न अवस्था में तुम दोनों कैसे मिले। दोनों ही लोगों ने अपना नाम जूलियन और कैरोलिन बताया और बताया कि हम बजरी शहर से हैं, यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर, आप प्लीज हमारे पेरेंट्स को बता दीजिए, वहां की पुलिस को बता दीजिए। बजरी शहर की पुलिस के साथ जूलियन और कैरोलिन के परिवार वाले सारे के सारे लोग उठकर एल्पाइन नेशनल पार्क के उस हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां जाकर अपने बच्चों को देखकर ये दोनों ही परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश थे और उसके बाद ही बजरी पुलिस ने इन दोनों से बयान लिया कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा अब, वो इन दोनों की जुबानी है, जूलियन और कैरोलिन की। ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है और इसके बाद जो ट्विस्ट आएगा वो उससे भी ज्यादा सुनना जरूरी है। 7 दिनों पहले जैसे ही जूलियन अपनी गाड़ी से निकलकर उस मोड़ को क्रॉस करते हुए इस जानवर को देखने के लिए गया, उस जानवर के साथ क्या हुआ है, तभी उसको पीछे से किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि ये जूलियन पीछे घूमकर देख पाता कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो उसके पास आ रहा है, उससे पहले ही उस व्यक्ति ने बहुत जोर से जूलियन के सिर के ऊपर वार किया और उसी टाइम पर जूलियन बेहोश हो चुका था। उसके तकरीबन 6 से 7 घंटों बाद जूलियन को होश आया और उस टाइम पर जूलियन इसी एल्पाइन नेशनल पार्क के जंगलों में था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, उसको नहीं पता कि आखिर वो कहां पर है। जस्ट उसके दोनों ही हाथ पैरों को बांधा गया था और उसके पूरे शरीर को एक पेड़ से बांध रखा था। जैसे ही होश आया इस जूलियन को, उसने इधर उधर देखना शुरू किया कि आखिर वो है कहां पर, ये जंगल कौन सा है, वो एकदम से यहां पर आ कैसे गया और वो व्यक्ति कौन था जिसने उसके सिर के ऊपर वार किया है। तभी उसका ध्यान नीचे की तरफ गया, उसने अपने पैरों की तरफ देखा, उसके दोनों पैरों के बीच में एक चाकू जमीन में गाड़ा गया था। जैसे ये चीज इस जूलियन ने देखी, उसको लगा कि शायद हो सकता है उसका किडनैपर जो भी व्यक्ति था जिसने उसके ऊपर वार किया है, ये किडनैपर अपना चाकू यहीं पर भूल कर गया है। उसने अपने दोनों हाथ जो कि उसके उस टाइम पर बंधे हुए थे, उसने अपने दोनों हाथों से उस चाकू को बाहर निकाला और उसी चाकू को बार बार रगड़ रगड़ कर उसने अपने दोनों हाथों की रस्सियों को काट लिया। अपने हाथों की रस्सियों को काटते ही उसने अपने पैरों की रस्सियों को काटा, अपने पेट से बंधी हुई रस्सी को भी काटा। अब जूलियन बिल्कुल फ्री हो चुका था, बट अब उसके पास एक चाकू तो था ही अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। वो अपने चाकू को बिल्कुल इस तरीके से लेकर
लेकर बिल्कुल नग्न हालत में, बिल्कुल नंगा जंगल में घूमने लगा। आखिर वो है कहां पर, वो देखना चाह रहा था कि क्या उसकी कोई आवाज का रिप्लाई करता है या नहीं करता। बट एक डर उसके माइंड में ये भी था कि अगर वो जोर से चिल्लाएगा तो हो सकता है जो भी किडनैपर उसको यहां पर लेकर आया हो उसको पता लग जाए कि जूलियन को होश आ चुका है, वो वापस यहां पर ना आ जाए या फिर उसको दोबारा से मार ना दे। वो धीरे धीरे आवाजें निकालते हुए जंगल में चाकू लेकर हाथों में भटकने लगा। अब अंधेरा भी हो चुका था। अब आपको पता ही होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही आपको कहूँ, पूरे के पूरे लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वो पूरा ही रेगिस्तानी इलाका है। इसीलिए इस एल्पाइन नेशनल पार्क के जंगल में भी दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत तगड़ी धूप और रात को बहुत ज़्यादा ठंड। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, जंगल में तो वैसे ही बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, इस टाइम तक आते आते ठंड बढ़ चुकी थी। बट जूलियन के पास पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं, वो जस्ट चाकू के सहारे इधर उधर घूमने लगा। दूसरी तरफ उसी दिन दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास कैरोलिन, जो कि अभी गाड़ी में बैठकर वेट कर रही थी जूलियन के वापस आने का, वो फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी से बाहर निकली, खुद देखने के लिए गई कि आखिर जूलियन है कहां पर, कहां चला गया, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो जैसे ही कैरोलिन गाड़ी से उतरकर उस मोड़ को क्रॉस करते हुए सड़क पर आगे गई, उसको आगे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक काली रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, उसने अपना मुंह भी काले रंग के मास्क से ढका हुआ था, वो आदमी उसको बीच में खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड भी थी और जैसे ही कैरोलिन ने उस आदमी को इस तरीके से जंगल के बीच में इस रॉड पर खड़े हुए देखा, कैरोलिन बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसको पता था कि वो यहां से भाग नहीं सकती क्योंकि ये आदमी उससे तेज भाग लेगा। उसको पता है वो चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि ये आदमी उसे चुप करवा देगा। अब बेचारी कैरोलिन आखिर करती भी क्या, वो जस्ट वहीं पर खड़ी रही, उस आदमी को देखती रही और वो आदमी बहुत तेजी से भागकर कैरोलिन के पास आया, उसके सिर के ऊपर बहुत जोर से वार किया। कैरोलिन भी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। बट उसको थोड़ा बहुत ध्यान था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उस आदमी ने तुरंत ही अपनी जेब से बहुत सारी छोटी छोटी रस्सियां निकाली और कैरोलिन के हाथ पैर को बांधा, उसके आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध दी और जिससे कैरोलिन अब कुछ भी देख ना सके। कैरोलिन उस टाइम पर जमीन पर ही पड़ी हुई है। उसको आवाज सुनाई दी कुछ ही मिनटों में कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि आदमी ही खुद जाकर लेकर आया था। इस आदमी ने तुरंत ही गाड़ी की डिग्गी को खोला, कैरोलिन को उठाया, कैरोलिन को डिग्गी में डाला, डिग्गी बंद करी और खुद जाकर गाड़ी चलाते हुए बहुत घंटों तक गाड़ी चलाता रहा। पीछे बेचारी कैरोलिन अपने हाथ और पैर बांधे हुए उसके पड़ी है, वो डिग्गी के अंदर उछल रही है, जहां भी गड्ढे आते वहां वो गाड़ी उछलती और बेचारी कैरोलिन को भी लगती। तकरीबन 7 घंटों तक गाड़ी चलने के बाद ये गाड़ी फाइनली रुकी और जैसे ही रुकी वो आदमी बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने डिग्गी को खोला और जैसे ही डिग्गी खुलते ही रोशनी आई, बट ये रोशनी कैरोलिन के लिए थी ही नहीं क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई थी। उस आदमी ने कैरोलिन के सिर को पकड़कर डिग्गी में रखे ही उस पट्टी को खोला और पट्टी के खुलते ही कैरोलिन ने इधर उधर देखा, वो एक्चुअल में एक जंगल के बीच में मौजूद थी। खैर उसको अभी कुछ पता नहीं था कि आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। उस आदमी ने कैरोलिन को बाहर निकाला, उसके सारे कपड़े बाहर निकाले, लिटरली कैरोलिन को भी ऊपर से नीचे तक नग्न अवस्था में जस्ट हाथ पैर बांधे हुए ही उसको साइड में बैठा दिया। इतने में ही वो आदमी अपनी गाड़ी से एक कस्सी और एक फावड़ा बाहर निकाल कर लाया और उन फावड़े और कस्सी से वहीं कैरोलिन की आंखों के सामने ही उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच गड्ढा करने लगा और गड्ढा खोदता रहा, बहुत सारी मिट्टी उसने बाहर निकाल दी। लिटरली इस टाइम तक आते आते कैरोलिन को विश्वास हो चुका था कि ये आदमी कुछ और नहीं बल्कि उसकी ही कब्र खोद रहा है और ये आदमी जरूर इस गड्ढे को खोदते ही कैरोलिन को इसमें दफना देगा, ऊपर से मिट्टी डाल देगा और कैरोलिन यहीं मर जाएगी। कैरोलिन अपनी आंखों से अपनी कब्र खुदती हुई देख रही थी। तकरीबन 6 फीट तक गड्ढे को खोदने के बाद वो आदमी वापस इस गड्ढे से बाहर निकला। उसने अपने कपड़े झड़काए और सामने बैठी कैरोलिन के हाथ और पैरों को खोला और हाथ पैरों को खोलते ही जस्ट उसने कैरोलिन को उठाकर इस गड्ढे के अंदर डंप कर दिया और ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू करी। बट ये आदमी, इसने पूरी मिट्टी नहीं डाली, इसने जस्ट कैरोलिन की छाती तक ही मिट्टी भरी और उसके हाथ पैर अभी भी नीचे फ्री थे। इतनी मिट्टी भरकर यह आदमी वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और गाड़ी चलाते हुए वहां से भाग गया। अब पता नहीं ये आखिर कहां जा चुका था। कैरोलिन भी बेचारी इस जंगल के अंदर अकेली थी। उसने किसी तरीके से अपने हाथ पैर मारते हुए उस मिट्टी को अपने चारों तरफ से हटाया, उस गड्ढे से बाहर निकली और अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आखिर ये आदमी करके क्या गया है उसके साथ, ये क्या आधा अधूरा काम करके गया है। मारना था तो पूरा मार, नहीं मारना तो उसको वापस घर छोड़ कर आ, आखिर ये करना क्या चाहता है। बट कैरोलिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, उसको अब ठंड भी लगने लगी थी, रात हो चुकी थी, जंगल में वो अकेली, उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं। वो किसी तरीके से उस गड्ढे से बाहर निकली और बस इधर उधर घूमने लगी। बट वो भी ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहती थी। उसको ये कहीं लग रहा था कि
वो आदमी वापस ना आ जाए उसकी आवाज़ों को सुनकर और उसकी अब की बार जान ही ना ले ले। वो बहुत ही धीरे 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 चिल्लाते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसको पता नहीं था कि आखिर जंगल में किस साइड जाना है, कहां से इसका एग्जिट होने वाला है। और दूसरी तरफ जूलियन भी इसी जंगल में वो धीरे धीरे चिल्ला रहा है, किसी तरीके से इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बट चिल्लाते चिल्लाते उसको कहीं से भी अभी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी उसके सामने से आवाज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तक और चिल्लाने के बाद फाइनली उसको एक आवाज सुनाई दी और वो इस आवाज को बहुत अच्छे से जानता था। जी हां, ये रिप्लाई करने वाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कैरोलिन ही थी। जूलियन जैसे ही चिल्ला रहा था, कैरोलिन ने भी पीछे से रिप्लाई दिया और फाइनली दोनों अंधेरे को चीरते हुए किसी तरीके से पेड़ों का सहारा लेते हुए आमने सामने मिले। दोनों एकदम नंगे, ऊपर से नीचे तक कुछ भी कपड़ा उनके शरीर पर नहीं। टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था, इन दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। दोनों आपस में एक दूसरे को बताने लगे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। कैरोलिन अपना बता रही है कि किडनैपर ने उसको लाकर एक ग्रेव के अंदर, एक कब्र के अंदर दफन कर दिया, बट वो उसको वहीं पर छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ ये जूलियन बता रहा है कि किडनैपर ने उसको यहां लाकर पटक दिया और बिल्कुल नंगा वो मरने के लिए छोड़कर जा चुका था मुझे पेट से बांधकर, बट वो मेरे पास एक चाकू छोड़कर गया और उसी चाकू से मैं रस्सियां काट कर यहां मैं बच चुका हूं। ये दोनों अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि आखिर किडनैपर ने उन दोनों को जिंदा क्यों छोड़ दिया। बट इससे पहले कि वो और ज्यादा कुछ सोचते, इन्होंने सोचा कि हमें पहले इस जंगल से बाहर निकलना है और देखना है कि आखिर हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। दोनों आगे निकलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, इनको नहीं पता था कि आखिर किस साइड जाना है। इतने में ही जूलियन को याद आया, उसने कैरोलिन से कहा कि देखो किडनैपर मेरे पास एक चाकू छोड़कर गया है, तो हो सकता है वो और भी कुछ सामान हमारे लिए आसपास छोड़कर गया हो जिससे हम ये रात काट सकें। तो दोनों ने आसपास के पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया कि क्या पता उनको कुछ चीज मिल जाए। और तभी उनको एक पेड़ के नीचे एक स्लीपिंग बैग और साथ ही बहुत सारा खाना और पीना उसी स्लीपिंग बैग के अंदर रखा हुआ मिला। जैसे ये चीज इन दोनों ने देखी, इनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। ये दूसरी बार उनके साथ चमत्कार हो रहा है। पहला तो किडनैपर ने इनको जिंदा क्यों छोड़ा, दूसरा इनको खाना और पानी मिल गया और साथ ही स्लीपिंग बैग भी मिल गया जिसके अंदर अपनी रात बिता सकते हैं। खैर इन्होंने तुरंत ही उस स्लीपिंग बैग को उठाया, खाना पानी को उठाया और वहां से भागकर अलग जगह पर जाकर इन्होंने उस स्लीपिंग बैग को बिछाया। उस स्लीपिंग बैग के अंदर दोनों घुस चुके थे और अंदर ही इन्होंने खाना पीना खाया जो कि स्लीपिंग बैग के अंदर ही वो किडनैपर छोड़कर गया था। खैर खाना पीना खाकर दोनों लोग सो चुके थे, सुबह हो चुकी थी और आने वाले 48 घंटों तक ये दोनों लोग यानी कि जूलियन और कैरोलिन नंगे इस जंगल के अंदर घूमते रहे, बट इनको कहीं से भी एग्जिट पॉइंट दिखाई नहीं दिया। और फाइनली 48 घंटों बाद ये दोनों लोग एग्जैक्टली उसी जगह पर आकर वापस खड़े हो चुके थे जिस जगह पर उस किडनैपर ने कैरोलिन के लिए गड्ढा खोदा था। लिटरली ये दोनों लोग उस गड्ढे को इस तरीके से देख रहे हैं। 48 घंटों तक ये दोनों लोग बहुत ही बड़ा एक चक्कर इस जंगल के अंदर मारकर वापस जहां से इन्होंने शुरू किया था उसी जगह पर आकर खड़े हो चुके थे। ये चीज देखते ही इन दोनों ने अपना सर पकड़ लिया कि अरे यार हम 48 घंटों से घूम रहे हैं बिल्कुल गोल 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 गोल, हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा किसी भी तरीके से। बट अब की बार जब ये इस गड्ढे पर आए थे उस टाइम पर सुबह हो चुकी थी। पिछली बार जब ये इस गड्ढे को छोड़कर गए थे उस टाइम पर रात थी। लेकिन जब ये अब की बार इस गड्ढे पर आए तो इनको पास ही के पेड़ पर एक बहुत ही बड़ा सारा बैग टंगा हुआ दिखाई दिया जो कि उनको पिछली बार यानी कि परसों रात को दिखाई नहीं दिया अंधेरे की वजह से। जैसे ही इन दोनों लोगों ने इस बैग को देखा ये दोनों ही तुरंत भागकर उस बैग के पास गए। उस बैग के अंदर बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा खाना पीना, इसके अलावा इस पूरे एरिया का एक बहुत ही क्लियर मैप मौजूद था। जैसे ये चीज इन लोगों ने देखी इनको विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये तीसरा चमत्कार उनके साथ हो रहा है। बट ये आखिर क्यों, वो किडनैपर उनको जिंदा क्यों छोड़ के गया और उसके बाद वो उनको जिंदा रहने के लिए चीजें क्यों दे रहा है, वो उनको एक ही बार में मार क्यों नहीं देता। खैर ये सब बातें साइड में रखते हुए दोनों लोग वापस उसी बैग के पास गए। उन्होंने उस बैग को तुरंत उठाया, वहां से भागने लगे। एक अलग से कोने में जाकर उन्होंने उस बैग को खोला, अंदर से सारा सामान निकाला, उस मैप को देखने लगे। और आने वाले 5 दिनों तक, वैसे तो इन दोनों को मैप देखना नहीं आता था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मैप को पढ़ते कैसे हैं, बट फिर भी आने वाले 5 दिनों तक अपना सारा 1.5 IQ इस्तेमाल करके इन लोगों ने मैप को जैसे तैसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते फाइनली इस जंगल से बाहर जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर पहुंच चुके थे। 11 मार्च को दोपहर के टाइम पर उस किसान ने जैसे ही अपनी गाड़ी इस कच्चे रास्ते पर चढ़ाई, ये दोनों लोग भी फाइनली इस जंगल को क्रॉस करते हुए कच्चे रास्ते से होते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचे। किसान से बात करी और बताया कि हम दोनों जूलियन और कैरोलिन है, हमारा किडनैप हो चुका था और हम पिछले 1 हफ्ते से इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं, हमें प्लीज हॉस्पिटल लेकर जाइए। जैसे ही किसान ने उनकी हालत
देखी, हर जगह उनको खरोच ही खरोच आई हुई थी, उनके हाथ पैर सूज चुके थे, काफी जगहों से उनको कीड़े मकोड़ों ने काटा हुआ था, उनकी हालत एट द एंड बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। किसान ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां उनका इलाज किया गया। और जैसी ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ इनके साथ। किडनैपर ने इनको जितना कैसे छोड़ दिया, और वैसे भी ओएनए वालों ने इनको किडनैप किया था, वो तो किसी को भी नहीं बख्शते, आखिर इनको जिंदा क्यों छोड़ा? ये भी तो क्रिश्चियन ही है, वो भी कट्टर क्रिश्चियन। पुलिस ने जल्दी ही इस पूरे एल्पाइन नेशनल पार्क के आसपास जितने भी जंगल मौजूद हैं, उन सभी जंगलों में ऊपर से भी नीचे से भी हेलीकॉप्टर से नीचे बहुत ही बड़ी रेस्क्यू टीम्स को इस जंगल के अंदर छोड़ा, जो कि अब ढूंढने वाले थे कि आखिर उस किडनैपर का कोई सुराग उनको मिल जाए, कोई सबूत उनको मिल जाए। बट एट द एंड उन सभी को वही गड्ढा खोदा हुआ मिला जिसके अंदर कैरोलिन को दफनाया गया था। बट इसके अलावा पुलिस वालों के हाथ खाली थे। दोबारा से सर्च करने पर पुलिस वालों को उस गड्ढे के पास ही खड़े हुए एक पेड़ के बराबर में से कुछ कस्सियां, फावड़े और वही चाकू वगैरह मिले। और जैसी ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी, उनको एग्जामिन किया गया, और तब जाकर पुलिस वालों को समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं, जो औजार हैं सारे के सारे, ये तो जूलियन के फार्म हाउस से, यानी कि जो उनका घर है, जहां पर उनका वो घर बना हुआ है, 1200 एकड़ की जमीन है उनकी, उसी जमीन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इन कस्सी के ऊपर भी, फावड़ों के ऊपर भी। पुलिस वालों को अब यहाँ लग रहा था कि या तो हो सकता है उस किडनैपर ने इस जूलियन से ये सारे औजार लिए हों, या फिर हो सकता है इस जूलियन ने ही उस किडनैपर को ये सारे अपने औजार, अपने घर के औजार उस किडनैपर को दिए हों, क्योंकि इन औजारों तक पहुंच सिर्फ और सिर्फ जूलियन की ही थी और किसी की तो हो ही नहीं सकती थी। पुलिस वालों ने जूलियन के पूरी तरीके से ठीक होने का वेट किया। जैसे ही उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, उसको उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन में लेकर आए और वो सारे औजार सामने टेबल पर रखे और कहने लगे कि देखो, ये सारा तामझाम तुम्हारा ही है और तुम ही इसको पहुंचा सकते हो किडनैपर के पास, या फिर वो किडनैपर तुमसे इन चीजों को ले सकता है। इसके अलावा ये उसके पास कहीं से पहुंच ही नहीं सकते। बट पहले तो ये जूलियन सब कुछ मना करता रहा, नहीं 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 सर, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं करी, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद विक्टिम हूं। बट थोड़ा और जरा जोर करने के बाद, थोड़ी सी और अच्छे से सेवा करी उसकी पुलिस वालों ने, तब जाकर जूलियन ने बताया कि आखिर सच्चाई क्या थी। लिटरली अब जो मैं आपको इसकी रियल स्टोरी बताने वाला हूं, वो जो ट्विस्ट आप सुनेंगे, आपको उस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा। 4 मार्च 2008 के दिन सुबह सुबह जैसे ये दोनों लोग, यानी कि कैरोलिन और जूलियन, इस कच्चे से रास्ते से होते हुए उस झरने तक जा रहे थे, तभी यहाँ जूलियन को वही रोड के साइड में एक जानवर मरा हुआ दिखाई दिया। और आते टाइम भी उसे एक जानवर मरा हुआ दिखाई दिया था, मतलब कि वो उसको देखना चाह रहा था। बट इन रियलिटी ऐसा कोई जानवर वहां मरा हुआ ही नहीं था। यहाँ जूलियन का इस सरासर प्लान था सिर्फ कि वो किसी तरीके से एक पूरा का पूरा इंसिडेंट इस कैरोलिन की आंखों के सामने क्रिएट करे, बिल्कुल रियलिटी लगे। वो किसी तरीके से ट्रिप एंड होते होते, मतलब कि इनका पिकनिक एंड होते होते, एक बार गाड़ी से उतरना चाह रहा था किसी भी तरीके से, कोई भी बहाना लगाकर, और उसका ये बहाना सक्सेसफुल रहा। उसने कैरोलिन से कहा कि मुझे वो जानवर देखना है एक बार जाकर। तो जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलकर उस मोड़ को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गया, एक्चुअल में इस जूलियन ने वहीं पर मौजूद एक पेड़ के बिल्कुल बराबर में एक बहुत ही बड़ा बैग रखा हुआ था। उस बैग के अंदर इस जूलियन का सारा तामझाम, यानी कि वो कस्सी, फावड़े वगैरह सब कुछ, वो सारी काली ड्रेस, वो नकाब वगैरह, वो सारा कुछ इस जूलियन ने पहले से ही यहाँ इस पेड़ के पास रखा हुआ था। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर सीधा यहाँ पर आया, वहां कोई जानवर मौजूद नहीं था। जस्ट उसने तुरंत अपने सारे कपड़े बाहर निकाले, उस बैग के अंदर डाले, उस बैग से वो काली ड्रेस बाहर निकाली, अपने मुंह के ऊपर नकाब लगाया, अपने हाथ में बहुत ही बड़ी लोहे की रॉड पकड़ी। अब जस्ट वेट करने लगा। वहीं पर खड़ा होकर रोड के बीच में उसने वो बैग वापस छुपा दिया वहीं पर, क्योंकि उसको पता था कि कैरोलिन उसको देखते देखते वापस आएगी। तो जैसे ही कैरोलिन वापस आई, उसको बीच में वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब कैरोलिन बेचारी को तो पता ही नहीं था कि सामने उसका बॉयफ्रेंड ये जूलियन यहाँ पर खड़ा है। जूलियन तुरंत कैरोलिन को देखते ही भागता हुआ आया। उसने सीधा कैरोलिन के सिर के ऊपर वार किया और कैरोलिन वहीं बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बांधे, कपड़े वहीं पर सारे उतार फेंके और सीधा उसको एक अलग गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां से गाड़ी चलाते हुए सीधा 400 किलोमीटर दूर एल्पाइन नेशनल पार्क के जंगलों में लेकर आया। वहां जाकर कैरोलिन की आंखों के सामने उसने उसकी वो कब्र को खोदा, उस गड्ढे को खोदा, और जस्ट गड्ढे को खोदते ही उसके हाथ पैरों को फ्री करके उस कैरोलिन को गड्ढे के अंदर डंप किया, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाली और खुद वहां से भाग चुका था। एक्चुअल में वहां से भागकर इस जूलियन ने अपने सारे कपड़े बाहर निकाले, अपने हाथों के ऊपर थोड़े से स्क्रैच लगाए ताकि ये बाद में बता सके कि उसके भी हाथ पैर बांधे गए थे। अपने साथ एक चाकू रखा ताकि वो ये बता सके कि उसने इसी चाकू से अपने हाथों में बंधी हुई रस्सियों को काटा। और उसके बाद वो सारा खाने पीने का सामान मिलना, स्लीपिंग बैग वगैरह मिलना, ये सारा कुछ एक प्लान का हिस्सा था। और पूरे के पूरे 7 दिन ये जो जूलियन और कैरोलिन ये किडनैप्ड रहे, इस टाइम पर जूलियन को एग्जैक्टली पता था कि वो आखिर कहां पर है और इस जंगल से उसे कैसे बाहर निकलना है। वो जो 2
दिन बाद ये बड़ा सा सर्कल घूमकर वापस इसी गड्ढे पर आए थे। दोनों के दोनों किडनैपर, दोनों के दोनों मतलब कि विक्टिम जूलियन और कैरोलिन। ये बिल्कुल प्री प्लान था। जूलियन ने पहले ही प्लान बना रखा था कि उसको वो बैकपैक वहां रखना है, बट क्योंकि वो उस रात वो बैकपैक नहीं उठा पाए, इसलिए दोनों लोग वापस घूम फिर कर इसी गड्ढे पर आए सिर्फ ये बैकपैक उठाने के लिए। और फाइनली फिर 5 दिनों तक और इस जंगल के अंदर रातें बिताने के बाद ये दोनों लोग इस कच्चे से रास्ते पर चढ़े, जो कि जूलियन को पता था कि आखिर वो रोड कहां पर है। और फाइनली इन्होंने उस किसान की गाड़ी को रुकवाया और उस किसान ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। सिर्फ यही एक रैंडम चीज थी, बाकी सारा कुछ प्री प्लान था। और इसी बीच पुलिस वालों ने पूछा इस जूलियन से कि क्या इस पूरे के पूरे प्लान में कैरोलिन को पता था कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो, बट जूलियन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कैरोलिन के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा था मैं, उसको कैसे पता होगा। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर तुमने सारा का सारा बवंडर रचा ही क्यों ये सारा इतना बड़ा तामझाम तुमने रचा, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। और इसके पीछे की वजह सुनकर आपको लिटरली हंसी आएगी, गुस्सा भी आएगा। पहले आप सुनिए आखिर ये क्यों किया उसने कहा पुलिस वालों को कि जनाब, हम पिछले 2 सालों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और हम दोनों यानी कि कैरोलिन और जूलियन रिलेशनशिप में हैं, बट अब क्योंकि ये दोनों ही कट्टर क्रिश्चियन है और खास तौर पर ये कैरोलिन तो कुछ ज्यादा ही, तो इन दोनों ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि हम शादी से पहले एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। बट पिछले बहुत लंबे टाइम से जूलियन कैरोलिन को कहता आ रहा था कि हम दोनों आखिर संबंध बना ही लेते हैं, अब टाइम आ चुका है, हमारी शादी भी हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो क्या ही दिक्कत है संबंध बनाने में, अब बना लेंगे बाद में भी बना लेंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। बट हर बार ये कैरोलिन उसे मना करती आई कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे, शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे, हमें पवित्र रहना है। और इस चीज को लेकर ये जूलियन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने इतना बड़ा ये तामझाम रच दिया, इतना बड़ा ये प्लान किया कि आखिर अगर हम 7 रातों तक एक साथ होंगे, वो भी जंगल में, वो भी बिना कपड़ों के, तब तो शायद क्या पता ये कैरोलिन उसको हाँ कर दे, क्या पता उसको एक करने दे। और इसलिए उसने इस पूरे 7 दिनों के बवंडर के बीच में एक ही स्लीपिंग बैग रखा रात के लिए। और जैसे ही रात होते ही ये दोनों लोग उस स्लीपिंग बैग के अंदर घुसते, क्योंकि अब इनके शरीर के ऊपर कोई कपड़े तो थे नहीं, जिस वजह से स्लीपिंग बैग में घुसते ही ये जूलियन बार बार कैरोलिन को एक कन्विंस करने की कोशिश करता कि देखो ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और इस ठंड से बचने के लिए हमें हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, हमें गर्मी पैदा करनी पड़ेगी अपने शरीर के अंदर। और गर्मी सिर्फ इसी तरीके से आ सकती है कि हम दोनों संबंध बनाएं, और वो भी बहुत लंबे टाइम तक। जैसे ये चीज़ बार बार बेचारी कैरोलिन सुनती, बेशक वो कितने गंदे सर्कमस्टांसिस में फंसी हुई थी, कैसी गंदी सिचुएशन में थी, बट फिर भी बेचारी कैरोलिन ने एक बार भी इस जूलियन को हाँ नहीं किया कि हाँ चलो बना लेते हैं। नहीं, उसने 7 दिन 7 रात इस जूलियन को मना ही किया कि चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ काम, शादी से पहले कुछ नहीं। जूलियन ने पूरे 7 दिनों तक कैरोलिन को कन्विंस करने की कोशिश करी कि हम दोनों संबंध बना लेते हैं, बट 7 दिनों तक ना सुनने के बाद जूलियन भी अब थक चुका था। उसने फाइनली वो किसी तरीके से वो रोड पर पहुंच गए, वो किसी तरीके से नहीं बल्कि वो प्री प्लान ही था। जैसे ही यहाँ इस जूलियन को लगा कि नहीं ये तो नहीं मानने वाली, ये कितना ही कोशिश कर लो ये हाँ नहीं करेगी, इससे बढ़िया तो ये है कि वापस अपने घर चलें। और फाइनली जूलियन कैरोलिन को लेकर उसी रास्ते पर आया और वह रास्ते पर उनको वो किसान वाली गाड़ी मिल गई और फाइनली ये दोनों लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जूलियन ने बताया कि उसकी ये प्लानिंग तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले से ही चल रही थी और उसके बाद से ही उसने सारा कुछ रचना शुरू किया। उसने पहले भी एल्पाइन नेशनल पार्क के जंगलों का आकर सैर सपाटा किया हुआ था, उसको पता था कि यहाँ रात बिताना सेफ है और किस तरीके से वो बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत हो जाए तो वो कैसे संभाल सकता है। उसने सारे चीज़ अपनी पूरी प्री प्लान कर रखी थी, सोच कर देखिए सिर्फ किस लिए, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना सके। पुलिस वालों ने उसके ऊपर चार्जशीट फाइल करी, बट इससे पहले कि उसका ट्रायल हो पाता उसकी जमानत हो चुकी थी और जमानत पर बाहर आते ही इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि अब उसको जेल भी होगी, उसको जेल का टाइम काटना पड़ेगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना रंग रूप ही बदल दूं और कहीं और भाग जाऊं। सोचकर देखिए अब यहां इस जूलियन ने अपना 1.5 IQ या फिर मैं कहूं 1.25 IQ वाला दिमाग लगाया। उसने अपनी सारी गोरी स्किन को हल्का काला बना लिया और काला बनवाकर उसने फेक इंडियन पासपोर्ट भी बनवाया। सोचकर देखिए हमारे भारत देश का पासपोर्ट, और ना सिर्फ बनवाया बल्कि ये आदमी ऑस्ट्रेलिया से फेक इंडियन पासपोर्ट से उड़कर भारत भी आ पहुंचा। बट जैसे ही भारत आया यहां भारतीय अथॉरिटीज ने उसे पहचान लिया और वापस धक्का देकर ऑस्ट्रेलिया भगा दिया और सन 2009 में इस जूलियन को 7 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई, जिसके अंदर
किडनैपिंग भी थी और भी बहुत सारे अजीब अजीब चार्जेस इसके ऊपर लगाए गए। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। क्या आपने ऐसी अजीब स्टोरी पहले कभी सुनी थी? मेरे ख्याल से तो आपका जवाब ना ही होगा, मुझे पता है, बट फिर भी मुझे आपसे जानना है। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको अगर इस स्टोरी के बारे में कुछ भी बात करनी है या फिर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं इन्हीं स्टोरीज की बैक स्टोरी, फुटेज, फोटोज वगैरह सब अपलोड करता हूं, तो आपके हाथ से वो चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना चाहिए और साथ ही आपकी उंगलियों से वो फॉलो बटन जरूर दब जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इंजीनियर राज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।